नियमों के जानकार होने के नाते, ईमानदार होने के नाते हमेशा प्रशासन कभी आपके ऊपर हावी नहीं हुआ। बिल्कुल हावी होने का काम ही नहीं था साहब। वो जो मैं बोलता था ना, एक बार क्या हुआ, नरेश पाल गंगवार थे कलेक्टर, तो मीटिंग चल रही थी। द्वारका बेरवा जी हमारे जिला प्रमुख थे। उस टाइम अकाल रात के काम चल रही थी। पहले मैं जब भी मीटिंग में जाता था, फील्ड की जानकारी, अफसरों की जानकारी सब लेके जाता था। जी। तो उन्होंने कहा साहब हर जगह पंचायत में 100 आदमी लगे हैं। मैंने कहा साहब गलत, नहीं आप तो ऐसे चिल्लाते हो। ये साहब मैं गाँव का बेटा हूँ, किसान हूँ, आपसे पढ़ा लिखा कम हूँ, पर कानून में समझता हूँ, नियम में समझता हूँ। आपके वीडियो से पूछिए, फलानी पंचायत में 40 आदमी है, फला पंचायत में 60 आदमी है। वीडियो से मैंने बाइट डेटा लिए थे, वीडियो ने खड़े होकर वो जो मैंने बात कही वही बात वो उसने वो एकदम डाउन हो गई, रियलाइज करी। तो ऐसे मजबूती से अपनी बात को रखने में। राम राम साहब, नमस्कार साथियों। आज जेवीपी मीडिया ग्रुप की सरपंच संवाद और पंचायती राज सशक्तिकरण की श्रृंखला में टोंक जिला परिषद के सर्वाधिक बार यानी 4 बार के जिला परिषद सदस्य रहे सम्माननीय श्री किशन लाल जी भगोड़िया साहब हमारे बीच में हैं, जो बहुत ही विद्वान हैं, अनुभवी हैं और पंचायती राज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। आदरणीय किशन जी, बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन आपका। आपका जेवीपी मीडिया का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सर, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई, देश भर में हुई। उस दौर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उस दौर के बाद आप यानी कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आप पंचायती राज में आए और 20वीं सदी के अर्धकाल में पंचायती राज शुरू हुआ, तो वो किस तरीके का दौर था? देश में आज़ादी होने के बाद में शासन चलाने के लिए लोकसभा बनी, राज्यसभा बनी, विधानसभा बनी, राज्य बने सर। और गांधी जी का सपना था, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि देश को आगे बढ़ाएं। क्यों? गांव का देश था भारत जी। किसानों का देश था, मजदूरों का देश था। पहले आबादी 90% गाँव में रहती थी, 10% शहरों में थी। जी सर। तो उनका कैसे उत्थान हो? तो हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू प्रधानमंत्री थे, नागौर से इसका पंचायत राज का शुरुआत किया, राजस्थान से। और नागौर ऐसा एक इलाका है राजस्थान का जहाँ बलदेव जी मिर्धा जैसे आदमी मजबूत थे, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करके इतना संघर्ष किया कि जागृति लाई किसानों में। सर। राज के अधीनस्थ होने के बाद में भी उन्होंने आवाज़ उठाई किसानों से। बिल्कुल। और वो पंचायत राज का गठन होके, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि जैसे देश का कोई नियम हो, लोकसभा में, राज्यसभा में फैसला हो, राज्य का कोई नियम हो तो चले। तो ऐसे पंचायत राज के माध्यम से गाँव का सरपंच जी। सुधा गांव की क्या समस्या है क्या नहीं, तो वो वहाँ ही उसका निपटारा। जैसे पंचायतें पहले गांव की हताई होती थी, गांव में पंच लोग फैसला करते थे, उसके आधार पर ये पंचायत राज का गठन हुआ। जी सर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन हुआ, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। बड़ा काम तो त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई। किस तरीके से आपका आगमन या जैसे पारिवारिक सामाजिक तौर पर जब 1995 में आप पहली बार जिला परिषद के सदस्य बने, तो पंचायती राज में आपका प्रवेश है वो उसी समय हुआ या उससे पहले से वह पंचायती राज से जुड़े हुए थे? उससे पहले भी मैं ग्राम पंचायत का सदस्य रहा था। अच्छा जी। उससे पहले भी ग्राम पंचायत लावा का सदस्य रहा। और हमारे पैतृक राजनीतिक है, हमारे ग्रैंडफादर थे, प्रजामंडल के सदस्य थे, स्वर्गीय दामोदर जी व्यास, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। आपके दादाजी काशीराम जी भगोड़िया जी। तो उनका योगदान मानो, उनके जो थे वो आदर्श प्रेरणा। मेरे पिताजी भी राजनीति में थे और गांव के मुखिया थे, पटेल, रामचंद्र जी पटेल के नाम से उनको जानते थे जी। उनकी जो विरासत थी सर। मैं तो शिक्षा आगे 10वीं तक पढ़ पाया जी। आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी, हम 5 भाई थे। तो पिताजी ने कहा भाई आप खेती करो तो ट्रैक्टर ही है सर, और खेती नहीं करो तो इस ट्रैक्टर को बेच देंगे। तो हमारे ट्रैक्टर जीटर ट्रैक्टर था, चेकोस्लोवाकिया से लाया था जी। और वो 15,500 में उस समय। तो उस ट्रैक्टर को बैंक से लोन था, भूमि विकास बैंक का। उस ट्रैक्टर को फिर हमने बेच दिया। उस पर
कल्टीवेटर वगैरह मिला के 18,000 का वो हमारे पड़ा था। जी उसको हमने 24,000 में बेच दिया ब्लैक से। चाकसू साइड के चौधरी ले गए, बैंक का पैसा बैंक में जमा करा दिया, और उससे 6,000 से मैंने कपड़े की दुकान निवाई से कट पीस ला के शुरू की लावा में। लावा में। दुकान से धीरे 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 फिर मैं बढ़ा, किसानों का सहयोग। और सबसे बड़ी बात ये रही साहब, लोगों में आज भी जाट कौम पे विश्वास है। हमारे यहाँ महाजन थे, लेन देन में लोगों के हिसाब नहीं करते थे, न भाव बताते थे। हमारी दुकान खुलने के बाद में वो भाव बताने लगे कि ये भाव ये। बिल्कुल। और नहीं तो पहले साल का हिसाब करते थे, जैसे बैसाख सुद पूर्णी को हिसाब होता था जी। तो जैसे किसान से हिसाब होके 15,000 रुपये रखे हुए तेरे, बाद में फिर उसका साथ खाता चल गया और उसको न रेट का पता न कुछ। कोई पता नहीं, फिर खाता चल गया। अब चैत बैसाख फिर बैसाख में हिसाब हो तो उसको जोड़ के वैसा भाई इस साल तेरे इतना पैसा 17,000 का माल गया, 17, 15, 32,000 हो गए। 32,000 का पूरे 12 महीने का ब्याज टेक देते, जबकि बैसाख से पहले चैत फागण माह में भी माल गया, उसके पैसा गया है, और उसका भी पूरा मतलब सूदखोरों के द्वारा शोषण था। आपने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाके लोगों को जागरूक किया और सबको समझाया कि आप लेन देन करो, इसमें समझो किसान भाइयों को, तो समझाया। एक तरह से आप किसान से व्यापारी हो गए। व्यापारी हो गए। व्यापार में गया तब ये मालूम पड़ा कि किसान कितना शोषित है। हमारा परिवार भी साहूकार से लेन देन करता जी। मैंने जब काम संभाला जब भी साहूकार की जी। परंतु हमने देखा ना किसान की हालत, किसान की आज भी हालत साहब कमज़ोर है। ये तो केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने केसीसी बना दी। साहूकारा मिति में गाँव में किसानों को 2 रुपये आर्थिक उदारीकरण का दौर है 1990 के बाद। तो उसमें ये किसान 5 आना सैकड़ा ब्याज, सिर्फ ब्याज से न 2 रुपये सैकड़ा ब्याज लगता था किसान। साहूकार से बिल्कुल किसान मुक्त हो गया। आज ये पक्के मकान देख रहे हो गाँव में, ये केसीसी की देन किसान ऊंचा उठा किसान से। फिर आप 1995 में जिला परिषद में आए। जिला परिषद में क्या था कि हमारे यहाँ प्रथम चुनाव, त्रिस्तरीय का प्रथम चुनाव था जी। पहले तो क्या पंचायत समिति में सरपंच प्रधान बनाते, सरपंच वार्ड मेंबर मिलके प्रधान बनाते। अच्छा। और सरपंच मिलके जिला प्रमुख बनाते थे। ओके। 1995 से पहले सरपंच ही प्रधान बनाते थे। सरपंच और वार्ड मेंबर दोनों मिलके तो बनाते थे प्रधान, और सारे सरपंच मिलके बनाते थे जिला प्रमुख। ये 1995 से पहले की व्यवस्था थी। ओके। ये पंचायत राज का 1994 का जो संशोधन हुआ ना, अधिनियम आया, इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था हुई। उसमें आरक्षण हुआ जी। महिला का आरक्षण, SC ST का आरक्षण। पहले पंचायत राज में था कि जैसे कोरम आ जाती थी जी, उसमें जिसका बहुमत होता था उसको ले लेते थे। भाई ST का लेना है ले लेते, महिला को लेना है जिसका चल। परंतु राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने सर, तो उन्होंने सोचा कि आज भी गाँव में आरक्षण के बावजूद में भी लोगों को दया के पात्र बने। तो उन्होंने लोकसभा में विधेयक पारित करने के लिए रखा, वो एक मत से विरोध के कारण गिर गया। अच्छा। 1991 में नरसिंह राव जी सरकार बनी, उन्होंने वो विधेयक वापस पास करवाया, और जब से त्रिस्तरीय पंचायत राज में ये महिला का SC ST का रिजर्वेशन हुआ, जिला प्रमुख महिला बने, प्रधान बने, पहले ऐसा नहीं था जी। तो आरक्षण भी देन कांग्रेस की जी। फिर 1995 में जब पहली बार चुनाव हुए जिला परिषद के, जी सर, जिसमें आपने चुनाव, उसमें क्या हुआ साहब, मैं कपड़े की दुकान थी मेरी, आपको पहले बता ही दिया। उस दुकान अच्छी चल रही थी। हमारे सुरेंद्र जी व्यास कांग्रेस के लीडर थे, दामोदर जी व्यास के लड़के, उन्होंने मेरे पहले सरपंच भी मेरे को लड़ना चाहते थे, पर दुकान थी, अच्छा चलता था। मेरे को राजनीति से थोड़ी सी, क्योंकि पिताजी राजनीति करते थे तो घर की हालत ठीक थी जी, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर आया ये पंचायत राज का, तो अजीत सिंह जी थे जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के, और भरत सिंह जी बहुत निरस्त थे, 2 बार विधायक रहे टोंक से। उनके सामने कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। अच्छा। तो व्यास जी ने मेरे को कहा, साहब आप चुनाव लो यार, आपके लिए लोग करें। तो पार्टी, बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था। तो मेरे को, मैंने कहा साहब मैं तो, मेरी जानकारी भी नहीं है,
मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कि साहब कोई लड़ने वाला नहीं है। सभी लोगों ने कहा आपको चुनाव साहब घर पूछना पड़ेगा मेरे को। घर से तो पूछे ना साहब कम से कम कि यार मैं भी तेरा बड़ा भाई हूँ। उन्होंने कहा तो फिर मेरे घर आया, घर वालों ने भी कहा कि भाई साहब लड़ लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। मैंने सोचा भाई बड़ा आदमी है, हार भी जाएंगे तो अपन तो उस टाइम जवान ही था, लड़का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। और जीतेंगे तो जीत गए तो नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। वही हुआ था। तो मैंने जम के ये 7-8 देशमा जी की पंचायत थी, देशमा था, डिग्गी थी, बड़ी इलेक्टेड पंचायतें थी, मतलब बल्ला नगर ये सारे इसमें थे। तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड नंबर 3 था उस समय। उसमें ये जागीरदार थे, 2 गांव कलमंडा डूंगरी कला पंचायतें, ये इनकी जागीरदारी की गांव थी। उसमें इनकी ज़मीनें थी 500 बीघा, अजीत सिंह की। तो सब काश्तकार से जुड़े हुए थे। मेरे गाड़ी में सिंगल आदमी भी पंचायतों में कोई बैठा नहीं। उसके बावजूद भी मैंने, क्योंकि राजनीतिक परिवार से था, मैंने तरीके से चुनाव लड़के और चुनाव में जीत गया। 1995 का जिला परिषद जीत गया। जीत गए। तो जैसे जीते उसके बाद फिर जिला प्रमुख कौन बना? जिला प्रमुख सरोज गुर्जर बनी। उसको भी टिकट क्यों, गोविंद सिंह जी की दत्तक पुत्री थी। अच्छा, जो उपराज्यपाल भी रहे बाद में। उपराज्यपाल रहे तो उन्होंने, गोविंद सिंह जी ने व्यास जी को कहा कि साहब ये सरोज को आप चुनाव लड़वाओ और वैसे। तो व्यास जी ने कहा साहब मैं तो वहाँ भगोड़िया का परिवार है, मेरा कार्यकर्ता है, उनमें से ही लड़ाऊँगा, उनका वार्ड है। फिर वो रामफूल जो PRO है गुजर, उसके हस्बैंड थे, वो मेरे यहाँ ही पढ़ा लिखा था। मैं जिस कपड़े की दुकान करता था उसी की किराएदार था। वो मेरे पास आया तो वो आके कि भाई साहब आप व्यास जी के पास चलो और आपको मेरी मिसेज को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। तो मेरे को चुनाव लड़ना नहीं था परिवार से, महिला को, क्योंकि एक्टिव मैं ही नहीं था, तो महिला तो कहाँ से एक्टिव हुई। तो मैंने व्यास जी को जाकर कहा साहब ये जीत जाएगा, मेरी जिम्मेदारी, हमारा वार्ड एरिया है। व्यास जी ने हाँ, उन्होंने आपके पास वाले वार्ड से चुनाव उन्होंने लड़ लिया? नहीं, यही वार्ड मेरा वाला वार्ड। अच्छा। मैं 3 नंबर, तो मेरा वाला 25 नंबर वार्ड था। अच्छा। और मैं 3 से लड़ता। ओके। तो फिर दिन में तो मेरा करता, रात को उनका प्रचार करके उनको जिता भी दिया और जिला प्रमुख भी बना दिया। उनके खिलाफ अलका गुजर जो पंचायत राज मंत्री थे, नाथू सिंह जी गुजर, उसकी मिसेज अलका गुजर ने चुनाव लड़ा बीजेपी से। उन्होंने काफ़ी एफर्ट, जब वो पंचायत राज मंत्री थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करे, मेरे को भी कोशिश की। हमने साफ बना कर दिया साहब हम किसान परिवार से हैं, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है, हमने सबको कमिटमेंट कर दिया वो ने। हाँ, सरोज गुजर को जिला प्रमुख है। अच्छा, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू चुनाव करते गए, 4 बार आप जिला परिषद के सदस्य रहे, ये पूरे ज़िले में एक रिकॉर्ड है। तो फिर टर्म कैसे कैसे आगे बढ़े? एक ही वार्ड रहा या वार्ड भी चेंज हुए? 2000 में जब चुनाव हुआ, वार्ड नंबर 4 था वो। उसमें क्या है कि व्यास जी कांग्रेस से निकल गए, नई दिल्ली लड़े थे चुनाव, कांग्रेस से निकल गए। हमने क्या, फिर उसमें जिला प्रमुख थी सरोज गुजर के साथ रहकर उसको टिकट दिलवाया कांग्रेस का, और वो चुनाव हार गई और व्यास जी निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो फिर वो भी खिलाफ हो गए हमारे। फिर वार्ड नंबर 4 से मेरे को कोई लड़ने वाला नहीं था, तो वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा दिया। तो वहाँ व्यास जी ने भी, एक रवि कुमार जैन हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मालपा में सबसे ज़्यादा उनका कारोबार है, हॉस्पिटल भी है उनका, और वो ये कॉलेज भी है अबका नगर पास में। उन्होंने, व्यास जी ने उनको निर्दलीय चुनाव में उतार दिया। प्रमोद शर्मा बीजेपी से था। अब वो एरिया मेरे अननोन था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में तरीके से लड़ा के मैं गांव में जाता था, लोगों को कहता था, मन का भैया मैं किसान का बेटा हूँ, वो वकील है, उसकी भाई की मिसेज डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाओगे 40 रुपये की रसीद कटाओगे, तब उसका मुंह देखोगे। आज ये आपकी वोट की देन है, तो वो आपके घर घर आके हाथ जोड़ेगी। ये अब आपको समझना है। और वो वकील है, वो हत्यारा का ही बनेगा, चोर लुटेरे का ही बनेगा। मैं उस किसान का बेटा हूँ जो 5 आदमी बैठ के पंचायत में बैठ के दूध का दूध पानी पानी करते हैं। तो लोगों ने उसको समझा, लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, जबकि वो उसने बहुत पैसा लगाया।
फिर भी आप चुनाव जीते। फिर चुनाव जीता और उसकी जमानत जब्त हुई। ये 2000 से 2005 का पाँच की। टेनर। उसके बाद फिर 2005 में आप आए। 5 में। फिर 5 में 25 नंबर से रहा। अच्छा, हर बार आपका वार्ड चेंज होता रहा 25 हाँ। और उन चुनौतियों को भी आपने अवसरों में बदल के। उसमें भी क्या हुआ साहब, उसमें जब हुआ कि बीजेपी वाले भी चाहते थे कि किशनलाल भूरिया चुनाव हारना चाहिए, और व्यास जी तो एंटी थे ही, वो भी चाहते थे। बीजेपी वाले और व्यास जी, बीजेपी वाले जो नेता थे वो चाहते थे, उन्होंने व्यास जी से हाथ मिलाया। तो व्यास जी को कहा साहब ये आप इनको, वो चाहते थे व्यास जी रहना, तो व्यास जी ने कहा मैं बीजेपी को तो वोट नहीं दूंगा और मैं किशनलाल के खिलाफ भी हूँ, परंतु आप निर्दलीय फार्म भरो। तो जगदीश गुजर धोली से सेक्रेटरी था, टोंक वीडियो भी रहा, उसका लड़के को निर्दलीय फार्म भरो। जबकि कमल जी चौधरी उस टाइम प्रधान थे, वो भी जिला परिषद 2005 से 10 का टेनओवर था। वो भी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, वो प्रमुख बनना चाहते थे, उन्होंने कहा साहब निर्दलीय नहीं, आप पार्टी से फार्म भराओ। परंतु वो जो कार्यकर्ता थे वो पैट था उनका, उन्होंने लगाया। फिर मैंने चुनाव प्रचार किया, सब किया, परंतु मेरे को मेरे गुरु थे सुरेंद्र व्यास, मेरा सारा काम उनसे सीखा। मेरे को ध्यान था कि वो आखिरी समय में आएंगे, पहले नहीं आएंगे। तो चुनाव से पहले 1 दिन पहले आए व्यास जी। तो मैंने सब चाक चौबंद कर रखा था, इलाका सब आदमी बिठा रखे थे, तो वो उनकी कोई पार पड़ी नहीं। फिर चुनाव जीत गया। 3000 वोटों से आसपास चुनाव जीत गए। तो ये 2005 से 10 का दौर। 10 का। 2005 से 10 के दौर में नरेगा आया नरेगा आया सर, और मंत्री बने अपने नमो नारायण जी मीणा। तो उस दौर में जिला परिषद में और पंचायत में खूब बजट आया, क्योंकि उस समय उन्होंने पिछड़ा राज्य वो जिला घोषित करवा दिया था। BRJF। हाँ, BRJF। तो वो दौर कैसा था 5 से जिला परिषद की? वो दौर अच्छा था साहब। नमो नारायण जी पहले हमारे यहाँ से नहीं थे, लोकसभा क्षेत्र उनका था वो करौली माधोपुर। तब इस जिले को नज़दीक होने की वजह से इस जिले को, टोंक जिले को भी पिछड़ा जिला घोषित करवाया। पिछड़ा जिला घोषित होने से पंचायत राज को मजबूती मिली, बजट आया, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आया, और उसमें पंचायत राज में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इनको जैसे MLA MP का कोटा होता है, वैसे कोटा इनका कुछ था नहीं, पर वो BRJF का बजट आया ना, उसमें पंचायत राज में कोटा, भाई ये जिला परिषद सदस्य का, ये प्रधान का, ये प्रमुख का, ये कोटा रहेगा। और गाँव में काम भी हुए साहब। नरेगा भी उसी दौर में आया। और नरेगा फिर आया, BRJF ख़त्म कर दी बीजेपी सरकार ने। फिर नरेगा आई, नरेगा भी देन भी कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और नरेगा ऐसा कानून बन गया एक तरह से, शिक्षा का, जो 6 तरह के कानून थे, शिक्षा का, भोजन का, ये रोजगार का भी कानून बन गया, गारंटी रोजगार हो। गारंटी मनमोहन सिंह जी ने दिया। इससे नरेगा से क्या हुआ साहब, गांव का काम गांव में करना, और फार्म नंबर 6 भर दो। अगर मान लो आपको 15 दिन में काम नहीं मिला, तो वो जो कर्मचारी हैं जो नहीं दे रहे काम, उनकी तनख्वाह में से आपको पैसा मिलेगा। ये बड़ा कानून था गांव के आदमी को। परंतु उस समय सारे गाँव में पक्के स्ट्रक्चर, अस्पताल बने, नाले बने, तालाब की चादर बनी, सब कुछ काम बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे, सीसी ग्रेवल सड़कें बनी। इसके बाद में 2005 से 10 का ये दौर रहा, ये आपका तीसरा टेन्योर था। तीसरा। उसके बाद फिर आप 10 से 15 भी लड़े चुनाव। नहीं, 10 से 15 पंचायत समिति का चुनाव हुआ। अच्छा, फिर आप उसमें पंचायत समिति में चले गए। चुनाव हार गए उसमें। अच्छा, हार गए। पंचायत समिति में हम 3 उम्मीदवार थे, राम गोपाल चौधरी भगवानपुरा से थे, और समरथ सिंह जो उनके पिताजी लंबे समय तक सरपंच रहे, 18 साल, उनका लड़का था, वो पंचायत समिति मेंबर भी रहा था। तो वो बागी खड़ा हो गया, कांग्रेस से था, टिकट मांग रहा था, टिकट मेरे को मिल गया, बागी खड़ा हो गया, इसलिए मेरा चुनाव। तो वो टेन्योर उसमें चला गया। फिर आप 15 से 20 वापस जिला परिषद में आए। 15 से 20 फिर 25 नंबर से जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा। उसमें ये अपने बाबूलाल जी जो सेंट सोल्जर के मालिक हैं, ये आपके सामने थे? ये बीजेपी से सामने थे, और ये प्रमुख के दावेदार भी थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा। और मैंने भी मांग की, लोगों ने की, तो मैंने फार्म लगा दिया।
तो मेरे को तो पार्टी से भी थोड़ा सा हल्का सा मेरे को महसूस हुई, गलानी हुई मेरी समय पर मेरे को इतला नहीं की कि आपको टिकट। मेरे को दूसरे लोग कहे साहब कार्यकर्ता इलाके कहे साहब फार्म भरने चलेंगे, कितनी गाड़ियाँ लेके चलोगे, क्या ये व्यवस्था है, भैया अपना टिकट ही फाइनल जी। प्रभारी का ने फ़ोन आया, ने कोई का फ़ोन आया मेरे पास। मैंने फार्म पहले दिन जाके 6 तारीख लास्ट थी फार्म भरने की, पहले दिन जाके कंप्लीट करवा लेता फार्म। भाई फ़ोन आएगा तो फार्म भरेंगे, फ़ोन आया नहीं। फिर सुबह ही थोड़ी कमी थी, भाई वहाँ चलो, वहाँ आ जाएगा फ़ोन, सुबह आ जाएगा। वहाँ चले गए, वहाँ जाके उसकी फार्म की फॉर्मेलिटी करके मैंने तो सबसे पहले 11 बजे फार्म, सबसे पहला फार्म मैंने पेश कर दिया। सब बाकी 2 बजे के बाद भी हुए सारे फार्म मैंने सबमिट कर दिया। भाई टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ लेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, पार्टी का सही है। ये रहा। और फिर मैंने वो जो हमारे उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो 70-80 गाड़ियाँ, शोर काफिले से चुनाव, मैंने तो प्रस्ताव समझ हमेशा ही हर चुनाव में मैंने कभी कोई भीड़ नहीं ले गया, सब चुनावों में खुद जाता था, सादगी से चुनाव लड़ा, सादगी से चुनाव लड़ा। तो फिर उसमें एन वक्त पे टिकट हुआ आपका, एनुअल टिकट हुआ लास्ट। फॉर्म में जमा करा दिया और वो सिंबल हो गया। तो 4 टर्म आपने जिला परिषद के लिए हैं सर। उसमें साहब उनका भाव था, उनके जो ये प्राइवेट शिक्षा है उनकी जिलाध्यक्ष थे बाबूलाल जी, वो मास्टर वगैरह, इसकी कॉलेज की लड़कियों की उनकी गाड़ियाँ छावनियाँ बनाती साहब, इलाके की सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ घूमती पर थी। वो लोगों के वोट नहीं, और वोट तो साहब मेरा सीधा जुड़ाव था लोगों से। हर मैंने राजनीति में आने के बाद में घर पीछे घर की तरफ कतई नहीं देखा। मैंने सोचा कि लोग इतने बड़े लोग अपने सामने खड़े हुए, उनके सामने मेरी हैसियत नहीं थी, तो लोगों ने वोट दिया, तो मैं आत्मा से उनके साथ काम करके बस में जाता था। किसी को गाड़ी आज तक कोई नहीं कह सकता गाड़ी लेके आप चलो काम करो, घर बैठे लोगों को काम करवाता था। ये बहुत बड़ा। तो लोग इसलिए जुड़े हुए थे, और दुकान के हिसाब से वो इलाका था मेरे गांव का, तो दुकान के हिसाब से भी जानकारी थी। जब आप राजनीति में इधर चले गए तो दुकान को फिर बच्चों को संभलाई। हाँ, बच्चे छोटे भाई बच्चों को संभला दी। तो आप एक तरह से आपका ये कह सकते हैं कि आपने बाहुबल धन बल के सामने बड़ी सादगी से चुनाव लड़े और हमेशा मैं ये महसूस किया साहब कि ईमानदारी भी कोई चीज़ है, ईमानदारी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात तो तिवाड़ा जी मेरी ये पॉजिटिव सोच है कि नेगेटिव कभी नहीं रखी। अगर मेरी तिवाड़ा जी ने खिलाफत भी किए मौके पर, तो तिवाड़ा जी का काम पड़ा तो मैंने उनका काम किया। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट था मेरे लिए। मेरे विरोध में चुनाव लड़े उनके भी, अजीत सिंह जी मेरे विरोध में चुनाव लड़े। अब उनकी ज़मीन इसमें चली गई थी, वो बोलते हैं सेटलमेंट, वो सेटलमेंट हुआ ना, हाँ, उसमें चली गई उनकी, तो वो ज़मीन वापस कब्जे में तो होनी की थी। अब वो अलॉटमेंट होनी थी, तो अलॉटमेंट कमेटी का मेंबर कमला जी जब राजस्व मंत्री थी राजस्थान में, उप मुख्यमंत्री थी, तब मेरे को यहाँ जहाँ विधायक नहीं थे पार्टी के, तो वहाँ प्रतिनिधि बना थे। तो कमला बेनीवाल जी जो उन्होंने मेरे को प्रतिनिधि बना दिया। तो गाँव में किसानों के जो भी कब्जे थे सवाई चक्के समझाइश करके आपको सबको बिठा के गांव में जाता है, क्योंकि एसडीएम भी मेरा करना करता था, बीडीओ भी करना था, कमल चौधरी प्रधान थे, वो थे बीजेपी के, पर हम मिलके सबका निपटारा किया। सब किसानों की जहाँ कब्जा था उसको निष्पक्षता। और उसी में उनका भी आ गया नंबर। कलमंडा पंचायत थी, तो इंदर सिंह जी सोलंकी वो थे एसडीएम, वो भी राजपूत थे। कमल जी प्रधान थे, तो कमल जी बीजेपी के थे, उनकी कमजोरी शासन कांग्रेस का था। तो उस दिन मेरे को पहले तो ले जाए सोलंकी जी साथ मेरे को हमेशा बुला के फोड़े जो बुलाओ चपड़ासी, उस दिन मेरे को लेके गई। मैं पंचायत से बाहर बैठा था, तो गाड़ी जाती हुई दिखी मेरे को, तो मैंने फिर सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर कोई मेरे गांव का कोई वो डीलर था, राशन डीलर, वो मोटरसाइकिल लेके आया। भाई क्या यार, मन का कलमंडा चलेंगे, कलमंडा मोटरसाइकिल चल गए, जाते आओ सब। मैंने जाके फाइल निकालो भाई कौन कौन सा आवेदन आए। अब आवेदन ही ठाकर साहब के आदमी के पंडित था वो जगदीश शर्मा, तो उसके आवेदन लगा हुआ, उसकी पत्नी का भी आवेदन लगा हुआ। तो मैं बुलाओ साहब ये पत्नी कौन है कंचन जी, उसको बुलाया। भाई आपकी ये ज़मीन कहाँ है, इस खेत में क्या है, फसल का मालूम नहीं, ज़मीन का मालूम नहीं। एसडीएम साहब ये क्या कर रखा आप लोग, इसको आप खातेदार कि किसान कब्जा बता रहे हो इसके पास तो कोई जानकारी नहीं इसको। वो पंडित भी वहीं बैठा था, उसने मेरे हाथ जोड़ी करी। फिर बुलाया। जब उसमें जगदीश नारायण कर रखा था, उसमें खुद के में जगदीश प्रसाद कर रखा था।
तो वो एसडीएम ने फिर वो गिरदावर साहब थे, उमेश सिंह जी भले आदमी थे, उनको डांटने लगा, इससे क्या। मैंने कहा साहब और आवेदन नहीं है, ये क्या कर दिया आपने। तो वो फिर कर करा के वो पंडित कहा साहब, पंडित जी मैंने कहा आपकी ज़मीन रहेगी। ठाकुर साहब वो भी बैठे, अजीत सिंह जी वहाँ बैठे, उनको एसडीएम साहब ने कहा साहब ये कैसे के साहब, इनको सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनाया। मैंने कहा पंडित जी आपकी ज़मीन रहेगी तो अलॉटमेंट हो जाएगी, बाकी ठाकुर साहब की वापस लाएगी दी, क्योंकि सरकार नहीं दे रही, सरकार इनको तो निकाल दी। फिर वो उनकी कर दी। फिर डूंगरी कला भी उनकी जागीरदारी थी, मैं बताया कलमंडार डूंगरी कला जागीरदारी थी। डूंगरी कला में गए तो वहाँ भी आवेदन आए हुए, वहाँ आवेदन मंगवाए, उनमें एससी के लोगों के भी आवेदन थे। तो एससी प्राथमिकता थी, एससी एसटी फिर उसके बाद बीपीएल थी प्राथमिकता। तो वहाँ बात आई, फिर वही बात वो एसडीओ साहब ने कह दिया साहब ये फगोड़िया जी करी थी। वो समझ गए नियम में कानून में। मैंने क्या साहब, वो सरोज जी जिला प्रमुख थे, महिला थी, सारा काम मैंने देखा जरा, उनका साथ भी दिया। तो उसमें जानकारी पूरी जो भी थी ना अधिकारियों से, पंचायती राज के जो नियम कानून है उनके आपको बारीकी से नॉलेज थी। तो उसमें फिर वो बात आई तो वो भाई कर दो इन्हें एससी के लोगों के। वो गांव वाले साहब नहीं साहब ठाकुर साहब की करो, ठाकुर साहब नहीं भैया नियम है, एसडीएम साहब कर दो, एसडीएम साहब कर देंगे, मैं तो नहीं करूँगा। फिर आखिरी में गांव वालों ने सबने कहा साहब, फिर मैंने देखा यार ठीक है, ये जो आदमी है इनको संतुष्ट करो आप, जिन्होंने फार्म लगाया इनको भाई उनकी वैल्यू तो होना, हमारी वैल्यू है कुछ। अरे ये जो शासन ने किया है ये गलत नहीं, अपने लिए किया है, ये दान कर देना तो फिर मान रहा हूँ मैं। तो वो जाके उनको क्या किया क्या नहीं किया, वो आके कहते साहब दिया साहब इनके करते ठाकुर साहब, तब जाके। तो आपने मतलब विरोधी का भी दिल जीता, और लेकिन उसको रियलाइज भी करवाया आम आदमी के, एहसास करा कि एक आम आदमी ने आपको डोनेट किया, मेहरबानी किया आपके ऊपर। अच्छा सर, जिला परिषद की बैठकों में जनरली मुद्दों पर बात होती है, तो आप तो 20 साल जिला परिषद में रहे हो, जिला प्रमुख के नज़दीक एमएलएज के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो किस तरीके से आज की जिला परिषदों में जो स्थितियां चल रही है उनको लेके, और जिला परिषद मेंबर के नाते आपका जो दायित्व है उसको किस तरीके से आपने निभाया, किस नॉलेज बेस पर आपने हमेशा प्रेजेंटेशन दिया? जिला परिषद में जो भी काम होते थे वो ग्राम सभा के माध्यम से जो प्रस्ताव होते थे वही काम स्वीकार होते थे, क्योंकि ये केंद्र सरकार का विकेंद्रीकरण का मामला है, डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज तो तभी होगा जब जहाँ जिसकी ज़रूरत है काम की वो प्रस्ताव हुई थी, परंतु उसकी कोई पूर्ति होती, खाना पूर्ति थी, पूर्ण रूप से कोई पूर्ति नहीं थी। ग्राम सभा में पहली बार तो ग्राम सभा में उपस्थिति होनी चाहिए 30% और 10% 90% उपस्थिति होनी चाहिए सही मेरे साथ, पर 30% भी उपस्थिति नहीं होती, 10% भी नहीं होती। ग्राम सभा की फॉर्मेलिटी होती थी। तो उस हिसाब से जो भी कार्य हुए ग्राम पंचायतों में जिला परिषद के माध्यम से, जिला परिषद का बजट अलग आता था। मतलब उस समय 20% तो जिला परिषद, 30% पंचायत समिति, 50% सीधा सरपंच को। ये पहले आपने सुना होगा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब बजट आता था राज्य सरकार को, और राज्य सरकार 15% भी मुश्किल से पंचायतों की भेजती थी। राजीव गांधी ने सोचा कि जब जिन लोगों को देना चाह रहे हैं उन तक पैसा जा नहीं रहा, पैसा दूसरी जगह खर्च हो रहा है, तो राजीव गांधी ने फैसला लिया कि ये इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो पंचायत 50% सीधा ग्राम पंचायत में, 30% पंचायत समिति में, 20% जिला परिषद में। और जिला परिषद का भी काम जो भी बजट आता था वही पंचायतों में जाता था, पंचायत समिति में बजट आता था वो पंचायत में जाता था। अंतिम रूप से खर्च तो पंचायत में होना है, आखिरी इकाई तो हुई थी, अंतिम इकाई वही थी। आप जब भी रहे तो नियमों के जानकार होने के नाते, ईमानदार होने के नाते हमेशा प्रशासन कभी आपके ऊपर हावी नहीं हुआ? बिल्कुल हावी होने का काम ही नहीं था साहब। वो जो मैं बोलता था ना, एक बार क्या हुआ, नरेश पाल गंगवार थे कलेक्टर और बहुत इंटेलिजेंट अफसर था वो, डीएपी का डिप्टी सेक्रेटरी था। तो मीटिंग चल रही थी, द्वारका बेरवा जी हमारे जिला प्रमुख थे, तो वो उस टाइम अकाल रात के काम चल रही थी। तो उन्होंने कहा साहब ये ऐसे चल रहे हैं वो है। तो मैंने पहले मैं जब भी मीटिंग में जाता था फील्ड की जानकारी, अफसरों की जानकारी सब लेके जाता था जी। तो उन्होंने कहा साहब हर जगह पंचायत में 100 आदमी लगे हुए हैं। मैंने कहा साहब गलत है। नहीं आप तो ऐसे चिल्लाते हो। उसने ये कही साहब, मेरे को गुस्सा आ गया।
मैंने कहा साहब मैं गांव का बेटा हूँ, किसान हूँ, आपसे पढ़ा लिखा कम हूँ, पर कानून में समझता हूँ, नियम में समझता हूँ। आपके वीडियो से पूछिए, फलानी पंचायत में 40 आदमी है, फला पंचायत में 60 आदमी है। वीडियो से मैंने बाइट डेटा लिए थे, वीडियो ने खड़े होकर वो जो मैंने बात कही वही बात वो उसने की, वो एकदम डाउन हो गए। क्लर्क साहब रियलाइज करा उस बात को। तो ऐसे मजबूती से अपनी बात को रखने में फिर दोबारा कोई काम पड़ा। एक किसान की कोई एनीकट बनाने का मामला था, और भू संरक्षण में एनीकट और भू संरक्षण के काम, कोई नहर कार कोई काम आए थे, तो उन कामों के लिए जिला परिषद में अनुमोदन कराना था। तो मैंने पूछा भाई ये एनीकट जो फला जगह डेंचवास में एनीकट है, तो ये डेंचवास का एनीकट का प्रस्ताव किसने दिया? कि साहब एमएलए ने दिया है। भाई एमएलए का तो कोटा अलग से है, हमारी से पास कराओ तो हम देंगे प्रस्ताव। तो बिल्कुल, या तो प्रस्ताव हमसे लो, ग्राम सभा से लो। अब उस दिन क्या हो साहब, वो सेम डे नहीं जाओ ना तो पैसा लेप्स हो जाएगा। वो मीटिंग में कलेक्टर ने ये कह दिया कि आज अगर ये पास नहीं हुआ तो ये पैसा लेप्स हो जाएगा। तो मैंने कहा यार एनीकट चतरपुरा एक देवल पंचायत का गांव था, उसका किसान मेरे संपर्क में आ गया, हमारे एनीकट बन जाए तो हमारा भला हो जाए। वो बहुत प्रयास भी किया, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, मंत्रियों के अंदाज के पार पड़ी नहीं। वो मौका था मेरा, मैंने कहा यार अपूर्ण एनीकट एक चतरपुरा देवल पंचायत में, कि हमारे रिकॉर्ड में, चलो गाड़ी लेके। मेरे को मालूम है गाड़ी ये जाएगी भी नहीं, लास्ट 5 बजे थी मीटिंग की। तो कलेक्टर साहब बोल गए बीच में, नहीं ठीक है फकुड़े जी सही करें, ये चुका को 5 लाख करो, 2.5 लाख अभी रिलीज करेंगे। कलेक्टर को विश्वास हो गया, पहली बात हो गई थी ना हमारी भाई नॉलेज, तो वो भी चल गई हमारी बात। तो ये बात थी काम करने का, कई चीज़ें थी साहब। एक बार कोई कलेक्टर थे अग्रवाल साहब, जिला प्रमुख थी सरोज जी गुजर। अब उस टाइम में 7 दिन गाड़ी मिलती थी जिला प्रमुख को, और वो भी नाथू सिंह जी मिनिस्टर होने की वजह से नहीं देते थे गाड़ी, कई कारण लगा देते क्योंकि उनकी पत्नी को आपने चुनाव हरा दिए, अब तो राज्यसभा सांसद अब बन गई। हाँ, तो वो बात भी हुई। उस गाड़ी में कोई खराबी हो गई, अब उन्होंने गाड़ी भेज दी टोचन करके जयपुर भेज दी। तो वो प्राइवेट में भेज दी कंपनी, जबकि राष्ट्रीय मोटर की दिन जानी चाहिए। अब उसको मुद्दा बना के ये क्या साहब गाड़ी कहाँ रही, कैसे गई, क्या हुआ। तो उसका जीतराम जी एमएलए थे उसमें, और सभी एमएलएज भी हमारी मीटिंग में आते थे, पंचायत राज का नियम था। तो उसमें बात चली कि गाड़ी का, तो उसमें सरोज गुजर पे, जो जिला प्रमुख थी हमें सरोज जी गुजर, उन पे वो आक्षेप लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वो गाड़ी वहाँ नहीं होनी थी ठीक, तो गाड़ी स्टार्ट होके गई थी, टोचन होके वापस आई, वो भी एक मुद्दा हो गया। अब वो मीटिंग चली, मैंने कहा भाई ठीक है इनकी गलती है, पर गाड़ी का लॉगबुक कौन बनता है, गाड़ी का देने वाला कौन है, कि सीओ देता है। तो सीओ को जानकारी रखनी चाहिए गाड़ी 7 दिन के बाद में कहाँ है। और आपने 3 महीने गाड़ी क्या नहीं किया, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई आपने? लाइबिलिटी हम तो जनप्रतिनिधि हैं, कुछ भी कर सकते हैं, असली सरकार आप लोग, उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आखिर में वो मामला ड्रॉप। अच्छा सर, आप इतने लंबे समय राजनीति में रहे हैं और अभी भी बहुत सक्रिय हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, किस तरीके से लोगों से संपर्क बनाए रखना, जनमानस के बीच में रहना, तो क्या दिनचर्या, क्या वर्किंग स्टाइल रहती है आपकी? वर्किंग स्टाइल तो ये साहब, कोई काम तो ज़्यादा नहीं है, दुकान है, बच्चा दुकान बैठता है, वहाँ चले जाता हूँ, कोई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, पार्टी का कार्यक्रम। अभी कांग्रेस में मेरे को जिला उपाध्यक्ष बना रखा है, काफ़ी पहले भी 2-3 बार मैं महामंत्री रहा। शुरू में जब यूथ कांग्रेस बनी, जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था मैं, तो राजनीति तो वहाँ से शुरू हुई है। और आज की दिनचर्या क्या है कि मैं सुबह अपना समय पे खाना खाना, शाम को खाना खाना, और शुद्ध शाकाहारी हैं। मेरे परिवार में कोई बीड़ी, तंबाकू, मांस, मदिरा वगैरह जो गलत व्यसन है, मेरा परिवार टोंक जिले में लावा में नारायणपुरा ग्राम है, तलमंडा में महाराजपुरा है, और हमारा गांव जहां हमारे दादाजी आए थे, बड़के बालाजी के पास फगड़े वाला गांव है, वहाँ से हम उठ के आए। उस गांव में भी बिल्कुल नशे से दूर हैं। और ये संदेश राजस्थान पत्रिका में मुख्य पृष्ठ पे छपा था कि ये
निषेध। आज तो सर नशे से दूर रहना ही एक बहुत बड़े जीवन बहुत की बड़ी सफलता है। और आज की युवा पीढ़ी ये कह रहे हैं कि हम ये नशे का जो चल रहा है चलन ये गलत है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये नशे का है ये बंद हो, और जो ये अपने कपड़े लत्ते देने का काम है ब्याह शादी में ये भी कम हो। सामाजिक सुधार के लिए भी आप काम मेरी करते दुकान है कपड़े की, मेरे को मालूम है कपड़ा अच्छा से अच्छा ले रहा हो दूल्हे के लिए, परंतु वो नहीं लेगा, आया हुआ है, उसके दिमाग में क्या है, आया हुआ है, वो शोरूम से खरीदेगा तो उससे ज़्यादा पैसा देता। महाजन है, महाजन के कपड़े की दुकान है, फिर भी वो लिफाफा देता है क्योंकि मर्जी से लेगा। तो लिफाफे का चयन होना चाहिए, जैसे मायरे जामने में खुद परिवार वाला पहना दे, बाकी साथ बहुत वाले बड़ी बात पैसा है दे। सर, आप कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप कपड़े के व्यापारी होके और कपड़े के लेन देन को बंद करवा रहे हो सामाजिक सुधार के लिए। 75% कपड़ा लेन देन का बिकता है, 25% ही कपड़ा है जो वेयरिंग के लिए होता है। वेल। और अपने जो समाज है, किसान परिवार हैं, ये देखा देखी करते हैं लेन देन का, कपड़े का। जैसे पहले हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में 2 बेस जाते थे, बड़ा बेस छोटा बेस। आज 10-10, 15-15 बेस, और वो महंगे। और कपड़े में ये है साहब 6 महीने में डिज़ाइन चेंज हो जाती है, वो पुराना हो गया। आज भी हमारे दुकान पे लेडीज वगैरह बच्चा बैठे रहते, नया लाओ नया लाओ। तो ये इसको कम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। इससे जो गहना बना दे वो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे राजनेताओं के नाम आप बताना चाहेंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग रही, चाहे वो प्रदेश के हो, राष्ट्रीय नेता हो, एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, जिन्होंने आपकी कार्यशैली को समझा और आपसे प्रभावित रहे, आप भी उनसे हमेशा मोटिवेट रहे? जी सर, मेरा शुरुआत तो डॉक्टर सुरेंद्र व्यास जो मालपा से विधायक रहे 5-6 बार, टोंक से विधायक रहे, उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। और वो ही थे, वो कांग्रेस से बाद में नाराज भी हो गया आप? नहीं, कांग्रेस से जब वो टिकट उनका नहीं हुआ तो पार्टी ने जिसको टिकट दिया आप उसके साथ रहे? क्योंकि मेरा पार्टी के प्रति वफादारी रहने का कारण ये था कि मैं मामूली आदमी था, इतने बड़े आदमी को हरा दिया। किसकी देन थी? मेरी देन नहीं थी, वो पार्टी की देन। पार्टी की देन। बार बार आज भी मेरे खून में जो पार्टी का है, उनके बाद में मैं आया डॉक्टर चंद्रभान जी, जो पहले 1980 में हमारे यहाँ से लोकदल से चुनाव लड़े। तो मैं, हमारे तो खानदान कांग्रेस से था, परंतु हार्डली चरण सिंह जी की पार्टी से, चरण सिंह जी को मैं आदर्श मानता था, हिंदुस्तान का किसानों का नेता था, और वास्तव में डेडिकेटेड ऐसा नेता हो ही नहीं सकता। उनके, मैं चंद्रभान जी जानता नहीं था, मैं कॉलेज गया भी नहीं, कॉलेज के लड़के उनके साथ थे, तो उनकी हमने मदद भी की। पिताजी तो कांग्रेस में थे, फिर भी अंडरग्राउंड हमने मदद की। उसमें भी चक्कर पड़ गया था। हमारे पिताजी गांव में गए प्रचार करने, तो वो गांव वाले कहे साहब आपका बेटा कहे जो करें, आप कहे जो करें। पिताजी शाम को आए घर कि बेटा दुकान की चाबियां दे दे, तू नेतागिरी कर। माँ थी, बैठी थी, तो बेटा तू छोड़, अपनी तो दुकान ही करे, राजनीति इन्हीं को करने दे। ऐसी स्थिति भी आई उस समय डॉक्टर चंद्रभान जी। बाद में वो कांग्रेस में आ गए। फिर 93 में कांग्रेस में आ गए, तो डीसीसी गए थे महामंत्री बनने के बाद में, मिले, भाई किशन लाल अब तुम कांग्रेस में आ गए, आया करो आप। फिर हम उनके साथ हो गए। उसके बाद में मैं डॉक्टर कमला बेनीवाल जी, रामेश्वर डूडी जी, ये हमारे बाई इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें इन्हें को प्रभारी लगा दिया टोंक जिले में। ये मालपा प्रभारी रामेश्वर डूडी जी को, नरेंद्र बुढ़ानिया जी को और डॉक्टर कमला बेनीवाल जी। अब वो आए, वो किसी को जानते नहीं थे। रामधन जी हमारे बड़े व्यापारी हैं मंडी में, और अच्छा नाम भी है उनका। उनके घर गए, चोपड़ा जी हमारे एक्स विधायक थे, उनकी मीटिंग की। फिर उन्होंने बुलाया कि साहब हमारे एक पौड़िया जी हैं, वो जिला परिषद के मेंबर हैं, एक्टिव भी हैं, जानते भी हैं, वो मेरे को बुलाए, उनसे परिचय, पहला परिचय तब हुआ मेरा डूडी साहब से, नरेंद्र बुढ़ानिया से, डॉक्टर कमला जी से। मैंने उनका प्रोग्राम करवाया, शानदार प्रोग्राम करवाया सब जगह। वहाँ लामारी सिंह पंचायत, जो कमल जी चौधरी प्रधान थे, उनकी पंचायत थी, बीजेपी की पंचायत थी। अब क्या हुआ, वो हरी सिंह जी महुआ जो मुख्य सचिव थे, वो भी प्रभारी थे। तो वो उन्होंने क्या किया, रानौली पंचायत थी हमारी विधानसभा क्षेत्र में, वो कांग्रेस की पंचायत थी, वहाँ कमला जी का मैंने प्रोग्राम भी करवा दिया था। तो सीएम का प्रोग्राम होना था उस समय, सीएम का प्रोग्राम होना था दोनों जगह हमारी विधानसभा क्षेत्र में। तो रानौली तो
और हरी सिंह जी मुआ ने रानौली ले ली। अब वो ये बुढ़ानिया जी को, उनको डूडी साहब को करनी थी। अब वो बीजेपी गढ़, अब वो ले, वो पीछे पड़ गए साहब। हम रात को गए वहाँ जाके लोगों को, वो कांग्रेस के भी 2 ग्रुप में बटे हुए थे। फिर मैंने जानकारी थी, मैंने दोनों ग्रुपों को एक कॉमन जगह बुलाकर सबको समझाया किया, कर आके रात भर रामधन जी चौधरी, नंदलाल जी ठेकेदार, हमारी गाड़ी का ड्राइवर, वो रात के 2-2:30 बज गए, उसको नींद आने लगी। वो ड्राइवर नंदलाल जी ठेकेदार जानकार थे, ड्राइवर था, उन्होंने गाड़ी चलाई, गाँव में जाके ट्रैक्टर करना, सारा करना, शानदार मीटिंग, 5-6 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए एक रात में कर आके। और नरेंद्र बुढ़ानिया जी इतने खुश हुए साहब, वो नाचने लग गए। तो एक वो टाइम था, करवा दिया। और ये सौभाग्य सर, मैंने नरेंद्र बुढ़ानिया जी का इलेक्शन कैंपेन किया 2023 वाला, और उनसे हम विजय रहे हैं। रामेश्वर डूडी जी हमारे गांव के वाड़ा भी आए, और उनसे बहुत स्नेह मेरा आज भी उनके पूरे परिवार से है। और कमला जी के बेटे आलोक जी का इलेक्शन कैंपेन मैंने किया, और कमला जी का खूब आशीर्वाद लास्ट में मिला। तो एक बहुत शानदार बॉन्डिंग तीनों ही। नहीं, तीनों बहुत बढ़िया साहब। कमला जी ने मेरा दिल खोल के समर्थन किया। मैं विधानसभा के रूप में, विधायक के रूप में कभी आपका ख्वाब नहीं आया? टिकट मांगा साहब। टिकट में हम गए दिल्ली। दिल्ली आपने विधायक का टोंक से, मालपुरा से, टोडा से? मालपुरा से टिकट मांगा, दिल्ली गए नेताओं के। मैंने वहाँ भी कोई भीड़ नहीं लगी, मेरे हिसाब से मिलता था। वहाँ ये जानकारी डूडी साहब से हो गई थी, और कर्नल सोनाराम भी काफ़ी नज़दीक थे, हमारे कृष्णलाल जी देशवा थे, उनकी जानकार थे, उन्होंने मेरी जानकारी करा दी। तो उनके वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं से कर आके फिर क्या हुआ साहब, शीश राम जी ओला के पास गए। उन्होंने डूडी साहब ने कहा ओला साहब के पास जाओ, चलो हम वहीं आ रहे हैं। तो ओला साहब के उस समय, उस ज़माने में नटवर सिंह जी काफ़ी गांधी परिवार के नज़दीक थे वो। जब प्रियंका की शादी हुई थी, नटवर सिंह जी के अलावा और किसी का नुता नहीं था, सिर्फ नटवर सिंह। तो नटवर सिंह जी की 1 नंबर की कोठी थी दिल्ली में, 3 मूर्ति लेन में। तो वहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव थे, अपने यहाँ भी चुनाव थे। तो वो ओला जी के यहाँ, फिर ओला जी के पास गए हम, चाहते कि यार तुम तो हमारा खेल बिगाड़ने आए हो, वहाँ तो व्यास का लड़का जीतेगा। दामोदर व्यास के साथ काम किया था ओला जी ने। तो हम फिर भाई चलो, तो हम निकल गए। फ़ोन किया डूडी साहब को, वो साहब ये नहीं वापस चलो, आप हम वही आ रहे। तो वो राम रघुनाथ जी MLA थे, MP थे नागौर से, और कर्नल साहब, शीश राम जी, 4-5 एक जगह हुए। और ये लेके सब हम, रामधन जी मूड थे, ये कोई अपने बहु चौधरी अवड़ा वाले, ये 10-5 लोग थे, सब 3 मूर्ति लेने चले गए। शीश राम जी अलग लेके खड़े, हम खड़े थे। MP वालों से मिल के हमारे से मिले। फिर शीश राम जी मेरे कंधे पर हाथ रख के कि साहब मालपुरा जाटों की कॉन्टेंसी है, टोडा नहीं है, और मालपुरा में जाटों में ये जीत सकता है लड़का, नौजवान है, जीतेगा। तो बात बैठ गई। अब उधर से साहब फिर वो मैसेज आया, जाटों में जब चली ना बात, मैसेज आया डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब ने, गहलोत साहब ने कहा डॉक्टर साहब को, भैया तेरे वहाँ से तो कोई ये साहब ऐसे किस मेरे क्या करता है। वो उनका मन था वहाँ से चुनाव लड़ने का, मंडावा से। तो मैंने इसलिए तैयारी की। अब उनका मंडावा में बैठा नहीं, रामनारायण जी, कमला जी के, आलोक को टिकट, कमला जी भी चले गए, रामनारायण जी, हरी सिंह जी, तीनों चले गए वहाँ अपने लड़कों को टिकट। ये दीपा को, वो थी ना लड़की इनकी, रामनारायण जी की, रीटा को। अब वहाँ मैंने AICC में भी वहीं था, तो मैंने वहाँ देख लिया कि आज तो टिकट डॉक्टर साहब का कट गया। फिर मैं आया, आते हुए डॉक्टर साहब ने मेरे को बुलाया कि भैया टिकट तो एक को मिलेगा, और ये देख ले, मेरा नहीं होगा टिकट, तेरा होगा। ठीक साहब। फिर मैंने सोचा यार डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, और अपनी तो और टाइम है, और देख लेंगे। और फिर सुनील व्यास तो लड़ेगा 2 जाटों के बीच में, वो जीत जाएगा, क्या फ़ायदा है। चलो डॉक्टर साहब आप ले लो। आप ले, उन्होंने ले लिया, सेक्रीफाइस कर दिया आपने। हाँ। तो रणवीर जी पहलवान ने दिल्ली ले ली, फिर वो जीत गए वो। उसमें भी साहब मैंने खूब समझाया डॉक्टर साहब को, मेरी चर्चा हुई, उन्होंने को भर दिया। मैंने कहा साहब वहाँ पहलवान जीतेगा, आप आओगे तो पहलवान जीतेगा।
तो उन्होंने तो इसलिए कि ये टिकट मांग रहा तो कहीं देगा कि यार उसको 5,000 वोट मिल जाएंगे, 10,000 वोट मिल जाएंगे, 15,000 ले जाएगा। मुँह साहब ये गलत है। कोई 2-3 कार्यकर्ताओं को भी नाम लिया उन्होंने, तो मैं कहा ये कोई वोट दिलाने वाला नहीं बैठेगा। फिर चुनाव हुआ। चुनाव में मेरे अंडर में 10, पहले तो ये हुआ कि मैं कभी भी चुनाव हुआ कभी 1 पैसा का भी लेन देन किसी से किया नहीं। मैं वर्क करता था, सिर्फ मेरे पास पैसा का तो पैसे देने की भाई पंचायत में कौन जाएंगे बूथ का पैसा देने। तो साहब ये पंचायत है कि डॉक्टर साहब ने कहा भाई आपको जाना पड़ेगा। और साहब मैंने तो आज तक पूछ लो ये कार्यकर्ता तो पैसे का लेन देन किया ही नहीं। हाँ नहीं जाएगा फिर ठीक है मैं वापस जाता हूँ। उन्होंने ये बात करी। तो फिर मेरे को सब ने कहा भाई चलो। मैंने 10 पंचायत संभाली। उस 10 पंचायत में पहले नंबर तो सुरेंद्र व्यास रहा, दूसरे नंबर डॉक्टर चंद्रभान रहे, तीसरे नंबर जीतराम, जीतने वाला पहलवान चौथे नंबर आप वाले पंचायत मेरी जो पंचायत है। मैंने ईमानदारी से काम किया, बाकी लोगों ने इधर उधर कर करा के नैया डूबा दिया। डॉक्टर साहब चुनाव जीतते 4,000 और उन्होंने क्या समय पर निकलते नहीं थे, आते नहीं थे। वो टाइम दे दिया, टाइम पर आजकल बात होती रहती है। आती 5-7 दिन बाद पहले मिल के आया था मैं। मालपुरा का किसान बालिका छात्रावास और डिग्गी की जाट धर्मशाला और सामूहिक विवाह सम्मेलन एक बड़े रिमार्क हैं, ये अच्छे अपने ये अच्छे हैं साहब। तो इसमें छात्रावास जो चला 9 बालिका छात्रावास चला जी। और ये छात्रावास की ज़मीन हमारे जो जतन चौधरी जी हैं, दीपक जी हैं, किशनलाल जी देशमा हैं, 5-7 लोग, पहले मैं जुड़ा हुआ नहीं था। वो ज़मीन गंगाराम जी चौधरी जब राजस्व मंत्री थे उनसे 10-20 ऑन सरकारी रेट ज़मीन ली। अब उस पर बदमाश लोगों के कब्जे थे, कुछ लोगों के महाजनों के कब्जे थे। तो उसको कब्जे को हटाने के लिए वो ये कमेटी के लोग सब जगह गए, मदद नहीं की। वो मंडी वाली तो कहते वो बनिया का था ना, तो वो नाराज़ नहीं करे। तो रात को 2-2:30 बजे मेरे पास आए, 8-7 लोग थे, खाना भी नहीं खाया था। बैठे कि साहब ऐसे अपनी ज़मीन हो गई, वो हो गई, तो क्या करना है? कि वहाँ आदमी चाहिए। तो हमारे ऐसे आदमी आए, मेरी पंचायत से 40-50 आदमी लेके गया और वहाँ खड़ा रहा। मनीराम जी खुले SDM थे उस समय, खड़ा रहा। वो हाँ जो बदमाश थे वो आए मेरे पास कि यार मेरे को 10 फीट ज़मीन दे दो। और मेरे को भैया एक बार हमारा डंडा हो जाए उसके बाद में ज़मीन देखेंगे। वो कब्जा हो गया। कब्जा सरकार ने दे ही रखा था, अपन ने तो उसको एक तरह से कवर किया, कब्जा किया। अब वो हो गया। अब वो समिति वालों ने देखा कि यार ये आदमी तो काम का है। हमारे भाई साहब मेरे पड़ोसी थे, कोई शिलान्यास भी उन्हीं से करवाया। बाबू लाल जी मेंबर भी रहे थे, वो बुजुर्ग आदमी वही थे, मैंने इनसे शिलान्यास का उस छात्रावास का जो आज बरगद बन गया। तो फिर वो होने के बाद में उन लोगों ने कि हम आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया, मैं वैसे आपके लिए तैयार हूँ, मैं अध्यक्ष, मैं कभी भूखा नहीं रहा इसका, मैं सीट पे बैठूँ, वहाँ उतरूँ, वहाँ, मैं तो साधारण आदमी हूँ, आप चाहोगे मैं आ जाऊँगा। नहीं अरबे में एक राजनीतिक आदमी, और ऐसी संस्था राजनीतिक आदमी से चलती नहीं, कुछ टीका टिप्पणी होती है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा, खूब पीछे बढ़े। फिर 1-2 मेरे नज़दीक थे, उनको कहा साहब इनके साइन करवा लो, हम इनको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, इनके बहाने से दूसरा आदमी आएगा नहीं, गलत आदमी नहीं आएगा, ठीक आ जाएगा। मेरा फार्म भरवा दिया। फार्म भरवाने के बाद में फिर वो सब 2-3 फार्म तो उठवा दिए, मेरे लगे अध्यक्ष आप। अब साहब जीतराम जी उठे विधायक थे, तो उन्होंने डॉक्टर मान है हमारे हरियाणा के थे, अविका नगर में, डॉक्टर मान साहब को फ़ोन किया, अरे भाई क्या हो गया, कांग्रेस के आदमियों को अध्यक्ष बना दिया। तो नहीं साहब वो तो पंजीर वो। फिर उन लोगों को पूछा कि साहब वो बनना ही नहीं चाहते थे, हमने बनाया ज़बरदस्ती। तो हमने साहब मोटरसाइकिल लेकर गांव में जाना करना, 4 दीवारी करना, एक हॉल बनवाया और फिर आगे से आगे बढ़ता रहा काम। मैं अध्यक्ष भी रहा, मेरे कार्यकाल में काम भी हुआ, ज़्यादा काम नहीं हुआ उस समय। फिर बाद में ये लोग मिलके, जतन जी, देशमा जी, ये मोतीलाल जी, दीपक जी, ये लोग मिलके ये रणवीर पहलवान जी के माध्यम से धर्मेंद्र जी को लाए। बड़ा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम रहा, लोग आए काफ़ी। उस समय बड़ी मजबूती मिली हमारे छात्रावास को। दानदाता कम से कम 70 लाख के आसपास
ये सांगानेर इलाका हमारे इलाका कम था, पर इधर का ज़्यादा था। और विवाह सम्मेलन में सबसे ज़्यादा पहले इन्हीं का योगदान था। तो उससे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब धीरे 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 अभी ये हमने लाइब्रेरी खोल दी, वहाँ बेहतर सीटें हैं, और ऑनलाइन कोचिंग का भी हॉल बना दिया, एलईडी भी लिए है। और अभी ताज़ा ही 8-10 कमरे बनाए हैं, चारों तो 2 मंजिल हो गया वो आराम से, शानदार। और अच्छा 135 बच्चियाँ रह रही है, 30 से 40 बच्चियाँ उसमें रह के सर्विस कर रही। डिग्गी जाट धर्मशाला बनने के लिए विवाह सम्मेलन की क्या प्रेरणात्मक कहानी है? डिग्गी धर्मशाला का निर्माण तब शुरू हुआ कि जब यहाँ पहले गुजरुक धर्मशाला थी, फिर मीणाउन धर्मशाला बनी। अपना समाज बढ़ा था और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो लोगों ने आवश्यकता ने अपन के समाज के आए उसमें जाए, मीणा की धर्मशाला में जाए, स्वामणि कोई भी करते हैं तो महसूस किया, तो लोगों ने अलग जगाई, काम किया। हमारे देशमा जी उस समिति में मंत्री थे, उनकी सूझबूझ से अच्छा काम हुआ। और इसकी नींव हमारे गोवर्धनपुरा गांव है पास में, रामरख जी चौधरी, उनका बेटा रामराय चौधरी मैनेजर है, रामरख जी चौधरी के हाथ से नीम का मूर्त हुआ। ग्रेट। उन्होंने पैसे तो कम ही दिए, उस समय वही पैसा ज़्यादा था, तो लेकिन उस समय सर्वाधिक दिए। सर्वाधिक। तो उससे नीम का मूर्त हुआ। और फिर ये वहाँ के जो एंटी लोग थे, जाट एंटी, उन लोगों ने विरोध करके काम को रुकवाने की कोशिश की। तो बाद में देशमा जी, सरपंच जी, सत्यनारायण जी, ये लोग मिलके, हमारे धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति थे माननीय, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चले गया। तो वहाँ से बिना पैसे, प्लेन से आते जाते थे, उसका पैसा नहीं, परंतु पैरवी की और उसमें जीत हुई। अरे धर्मशाला बनी। उसके बाद में उन्होंने खुद ने अपने जो घोड़ी का वो है तेजा जी का, वो धनखड़ साहब के बजट से लगा हुआ है। बिल्कुल। और वो शिव जो मंदिर बना, शिव मंदिर बना था, प्रतिमा भी उनकी लगाई हुई है। हाँ, उनकी वो मूर्ति। और उसमें जब शिव मंदिर की बात चली तो मैंने कहा भाई ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अरे कभी कभी काम आता है, तो इसमें आप शिक्षा के बारे में कुछ चलाओ। हाँ, आजकल पढ़ाई का ज़माना है, कंप्यूटराइज की चला के इसको काम में लो। और जब मंदिर की बात आई, मंदिर में मैंने कहा भाई, मैंने थोड़ा विरोध किया, कहा आप ये तो अच्छा कर दिया, ज़रूरत भी थी, मंदिर बना रहे हो, इसमें पैसा 2 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च हुए, उसकी जगह। और ये कल्याण से बड़ा नहीं है, इतना पैसा लगा के भी कल्याण से बड़ा नहीं हो सकता है, मैंने कहा। परंतु लोगों ने कहा साहब पैसा तो हम ला रहे हैं, पैसा देते हैं, खूब पैसा दिया, बन गया शानदार मंदिर, भी शानदार हो गया। परंतु मैं कह रहा हूँ उसकी जगह अगर इंस्टीट्यूट डेवलप होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। उतना पैसा अगर लगाते हैं तो आज अपने छात्र छात्राओं की अच्छी स्थिति होती है। और विवाह सम्मेलन 2000 लगभग 2-3 से शुरू हो गई थी। हाँ, तो उसमें पहला विवाह सम्मेलन था जिसके अध्यक्ष थे हमारे लक्ष्मण जी का था। उन्होंने, उनके व्यय थे गुराई वाले, देशमा जी, पूरी टीम लगी थी, हमारे मालपा के लोग भी थे, सभी जो लोग, सब लोग थे। गांव जाके बढ़िया सम्मेलन को, उसमें 55 बोरी शक्कर लगी पहले सम्मेलन। और उस टाइम दानदाता शक्कर भी दिए, कोई घी दिए, कोई काफ़ी दिया, पैसा भी आया। और ऐसा माहौल बन गया साहब, जाट इकट्ठे होंगे, डिग्गी का बाजार बंद हो गया, ऐसी हालात हो गई थी, खूब जाट इकट्ठे हुए और 100-150 जोड़े थे। परंतु ये मैं अच्छा मानता हूँ, अब कम हो गया, क्योंकि काउंसलिंग नहीं करते हैं लोग। अध्यक्ष बन गया, मीटिंग दे दी, तारीख दे दी, अब काउंसलिंग करें ना। जैसे विवाहित जोड़े फला गांव में हैं, वहाँ जाके अध्यक्ष कार्यकारिणी जाके कहें कि भाई आप इसमें करो, आपका जो टेंट का खर्चा है, वेस्टेज है, ये दुनिया भर के खर्चे, फोटोग्राफी, गहना वहना भी लिमिटेड हो जाएगा, वहाँ देना ही नहीं पड़ेगा, ये आपकी इज्जत भी रह जाएगी। ये करें ना, मेरे मन में तो है, पर मैं सामाजिक तौर से जाना नहीं चाहता। और फिर अगर आप आओ कि समाज के आदमी आएंगे, वो कहेंगे, तो वो एक बहाना मिल गया मेरे को, यार समाज के लोग माने नहीं, मेरे को करना पड़ा, वो उनके हो गए ना, काम भी हो गया। तो ये होना चाहिए, ये कमी है, नहीं तो ये तो साहब बहुत बचता आज। लेकिन फिर भी इस बात के लिए धन्यवाद कि लगातार अपने यहाँ पर 23वां विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये बड़ी बात है, रेगुलरिटी है, रेगुलर राजस्थान में एक रिकॉर्ड है।
और तो ये समय समय पर सुधार भी होते रहेंगे। और ये शादी ब्याहों में देन लेन, मृत्यु भोज पर भी कपड़े देते हैं। कपड़ा तो शादी ब्याहों में पहरावनी जो ब्याह होता है ना उसमें वो जाती है, बाकी तो इसमें कोई डेथ होगी उसमें देते हैं। ये कुप्रथा है, पहले कर रहे हैं। जैसे मृत्यु भोज है साहब, मेरे ग्रैंडफादर के समय 100 मन शक्कर लगी थी, और अभी हमारे अंकल जी शांत हुए थे लास्ट में 1.5 बोरी शक्कर। कितना फर्क होगा? समय के अनुसार भी कम भी हो गए साहब, लोग आते नहीं, टीए की बैठक में आगे नहीं आए। परंतु हमारे जो मालपर से ऊपर के गांव हैं, मोरला, लांबा, नगर, अभी है मृत्यु भोज का वो लोग मृत्यु भोज तो कम हो गया, पर एक दूसरी परिपाटी वहाँ चल गई। तीये का खाना, तीये का भी खाना, तीये का खाना 1 डेढ़ मन 2 मन तक देसी घी का शीरा बन जाता है। और ये अपने श्राद्ध 60 से 70 मन श्राद्ध में खीर बन जाती है। ये प्रथा उधर हमारी तो नहीं है, ये नए तरीके की बीमारी आ गई। तो इसमें भी ये संगानेर से प्रधान जी, अर्थवाल जी, ये लोग सब मिलके, देशमा जी, लक्ष्मण जी गता देखते, हम गांव में गए भी थे, उन्होंने बंद भी किया, 1-2 साल बंद भी रहा, परंतु फिर वापस शुरू कर अच्छे लोग। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सामाजिक सुधार को लेकर जैसे कहते साहब घास काटो, तो घास तो परिवार का है, रिश्तेदार का है घास। सही बात। तो ये चलन है, लिमिटेड होने चाहिए। अच्छा, उन चीज़ों को बड़ा भी कर दो तो उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। नहीं है, ये दिखावा। बिल्कुल। शादी में भी खुद नहीं, ये होगी सब दिखावा। मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, ये माइंडली आदमी को नहीं सोचना चाहिए। लिमिटेड लोगों को बुलाओ, जिनको आप आते जाते हो उनको बुलाओ। पहले ये होता था साहब, गांव हमारे जाटों में शुरू से है कोशिश बड़ा बनने के लिए, रास्ते रोक देते, रास्ते में कोई जाओ खाना खा दो कर अपना दिल बड़ा सदा रहा है। सदा तो निश्चित नहीं, जब अपने ये हुआ कोरोना काल में सुखराम जी कोकर एडीएम थे, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भगोड़िया जी, अपने जाटू का इतिहास है, अकाल दुकाल में गरीबों को खाना खिलाते थे, मदद करते थे, और आज वो समय आ गया, मजदूर बाहर नहीं निकल रहा, उसको डेली मजदूरी करने, उसको खाने को नहीं है, तो अपने को अन्नदान करना चाहिए। वो सब कर देंगे आप कहोगे तो हमने कितना कर दोगे? वो साहब 100 बोरी कर देंगे। नहीं यार, 300 बोरी करो, 300 बोरी कर देंगे। मन का करेंगे कोशिश, बाकी 100 की तो गारंटी है। तो फिर कह यार 500 आपके जाटों गांव ज़्यादा, 500 करो। आप साहब कोशिश करेंगे, हमने कह दिया आपको 100 उससे तो कम नहीं होगी। और वो मिशन चला। मिशन चला रहे, हमने बुलाया साहब लोगों को छात्रावास में, बुला के ये बात संदेश दिया, जिसमें बड़े लोग सब थे, हमारे जोरदार बात, 2,500 बोरी कार्यकारिणी के सब लोग थे। कुछ लोगों ने गुटबाजी पार्टीबाजी होती है, बाकी लोगों ने, बीजेपी वालों ने जम के सर में कांग्रेस का तो भी माना, और बिना गए फोन पे लोगों का कंट्रीब्यूशन 1 बोरी घर गई थी, सब ने भेजा साहब, सब ने भेजा। और हमारे यहाँ से 1250 कुंटल गेहूँ, 12,500 कुंटल में से 12,500 कुंटल में और तहसील ने थी, 1250 कुंटल सिर्फ मालपुर से। बहुत बड़ी बात है। तेजाजी भगत जी अन्नदान अभियान दिया, अभियान जो बजरंगा देवाचार्य जी के महाराज की प्रेरणा भी थी, सानिध्य रहा, और फिर उसमें इकट्ठा हुआ, सारा अच्छा किया। और उसमें से फिर हमने माल प्राइम भी रखा 200-300 कुंटल, और कई लोग थे तो हमने गाड़ियाँ भिजवा के करा के करे। फिर वहाँ कलेक्टर को जो सुफर्द किया, तो खोकर साहब ने मेरे हाथ से ही बोले, उसका साक्षी रहा। तो ये था कि मेरे कर्म अच्छे थे, कि मेरा काम अच्छा था, लोगों ने एप्रिशिएट किया। बिल्कुल सर। तो ये बड़ा काम किया, दुनिया में नाम हुआ। सीएम ने उसको रिकॉग्नाइज किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विषय में बोला। कई जगह से फोन आया था मेरे, और प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश में कोई रहते हैं लोग अपने समाज की, ऊना से। बिल्कुल, उसका हमने बहुत अच्छा ब्रांडिंग प्रमोट, हाँ, मैं आपने अच्छा दिया था उसका। तो निश्चित रूप से आज किशन लाल जी फगेड़िया साहब से बहुत सारी समाज, राजनीति, समसामयिक मुद्दों की बातें हुई, और निश्चित रूप से बहुत नई जानकारी भी हमें अपडेट हुई है। तो सर आपका बहुत सारा धन्यवाद, और आगे और सिलसिलेवार अपन बातें फॉलो करते रहें। किवाड़ा जी, आपका भी और आपके जेवीपी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी।